पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात अभी राकेश त्रिपाठी जी ने कही, उसमें अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो आपको पूरी खबर समझ में आ जाएगी। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह पार्ट 2 का खेल खेला जा रहा है और इस खेल में जिस तरीके से कल्याण सिंह का स्टेचर उन दिनों अटल आडवाणी दोनों को खरने लगा था और कहीं ना कहीं कल्याण सिंह को भी लगने लगा था कि अब उनका स्टेचर इन दोनों बड़े नेताओं से बड़ा हो गया है, तो उस वक्त जो ईगो की लड़ाई चल रही थी उसी की प्रतिछाया मुझे आज यहाँ दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से पिछले 1 महीनों के अंतर्गत अनुप्रिया पटेल से जो सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से मोती सिंह ने बोला, रमेश मिश्रा जी ने बोला और देवेंद्र सिंह ने जो एमएलसी चिट्ठी लिखी है, निषाद ने बोला है, वो महज इत्तेफाक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से कह रहे हैं और जिस तरीके से ताली बजवा रहे हैं, वो एक बहुत ही राजनीति में इन सब चीजों को पढ़ के समझ के ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद नहीं है बल्कि एक अंदरूनी लड़ाई है जिसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाना है और उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में कामयाबी मिलती या नहीं मिलती ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। कल्याण सिंह ने जल्दबाजी की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा कि मुखौटा में नोच दूंगा, इस तरीके शब्दों करते हुए बोले थे और 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। उसके बाद कल्याण सिंह का हाथ सर्विस पूरी दुनिया ने देखा। कल्याण सिंह कभी भी उतने बड़े नेता नहीं बन पाया और पार्टी छोड़ने के बाद भी वापस बीजेपी में आए, गवर्नर बने, लेकिन कल्याण सिंह पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो ये संघर्ष है और इस संघर्ष में योगी आदित्यनाथ को यह तय करना है कि आगे का रास्ता उनका क्या होगा। क्या हार की जिम्मेदारी लेते हुए रास्ता छोड़ेंगे या ऐसी स्थिति क्रिएट की जाएगी जिसमें उनको छोड़ना पड़ेगा और क्या सेंट्रल कमांड इस बात को समझेगा। हम पार्टी तक पहुंचे थे, आप सरकार तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। राकेश त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं 5 सेकंड में और। या बीजेपी इस बात को समझेगी कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में बहुत ही पावरफुल मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो एक हिंदुत्ववादी नेता है और उनकी वो छवि है। उनको हटाने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं नुकसान होगा, इसका असेसमेंट ईमानदारी से होगा, तभी कोई फैसला होगा। राकेश जी, देखिए आशुतोष जी ने जिन बातों को उठाया है, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, ये अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अध्यक्ष हैं, इनकी अपनी कार्यशैली है, अपनी विचारधारा है, अपने कामकाज करने का तरीके हैं। इन्होंने पहले भी सरकार के कामकाज को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग बयान मीडिया के सामने भी दिए हैं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए बयान देते हुए उनके बेहतर होता कि वो कैबिनेट के सामने रखे, वो उचित फोरम के सामने रखे, लेकिन अपनी पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो बयान देते रहे और पार्टी ने बड़े राजनीतिक दल के होने के नाते, अलायंस पार्टनर होने के नाते हम बड़ा दल है, हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, इनकी बातों को सुना है, समझा है, उसका आकलन किया है और जहां कहीं भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने का काम किया और कहीं वाजिब समस्या है तो उसका समाधान करने का भी काम किया है। इसको एक डेमोक्रेटिक सेटअप के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई तानाशाही प्रवृत्ति से चलने वाला राजनीतिक दल, कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि एक बात किसी ने कह दी, अरविंद केजरीवाल ने कुछ कह दिया तो कोई सब मुंह बांध करके चुप रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध करेगा तो पार्टी से बाहर का रास्ता देखेगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पार्टी जी, क्या समाजवादी पार्टी ऐसे लोकतंत्र की बात कर सकती है? राकेश त्रिपाठी कहते हैं उनकी पार्टी में लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी में सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और जिस तरह इनके यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं उनके उसमें और हमारे निर्णय में बिल्कुल अंतर रहता है, हम स्वीकार करते हैं। अब ये बार बार कहते हैं परिवारवादी, व्यक्तिवादी होने से तो बेहतर है परिवारवादी होना। कम से कम परिवार में तो फैसला हो रहा है। यह इनकी पार्टी तो व्यक्तिवादी है, इनके यहाँ तो एक ही व्यक्ति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और जो कल्याण सिंह जी का जिक्र आशुतोष जी ने किया, कल्याण सिंह जी के मामले में भी और योगी जी के मामले में भी एक फैक्टर और है जो ओबीसी और अपर कास्ट फैक्टर है। उस समय भी वो काम कर रहा था, इस समय भी वो काम कर रहा है। जो अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में ओबीसी और एससी के साथ बेईमानी की जा रही है, उनको नौकरी में भर्ती होने से रोका जा रहा है, वो उसको लेके भी केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग एक लॉबिंग कर रहे हैं और योगी जी की लॉबिंग दूसरी हो रही है। तो ये जो इनके अंदर जो विरोधाभास निकल के आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में अब अनेक गुट बन गए हैं। एक गुट अमित शाह जी के नेतृत्व में, एक गुट योगी जी के नेतृत्व में, एक केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। राजकुमार भाटी जी, आपके तो परिवार में भी 2 गुट हो गए थे, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे, भाई अलग हो गया था और 6 सीएम है पार्टी में, ये भी कहा जाता था।
भूतकाल थोड़ा देख लीजिए, वर्तमान और भविष्य समझ आने लग जाएगा। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है। नाविका जी, यूपी में योगी जी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके क्या बीजेपी को कोई फायदा भी मिलेगा? अशरफ अली का अनूपपुर एमपी से सवाल है, क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान का मतलब ये तो नहीं है क्योंकि योगी जी की सख्ती की वजह से अधिकारी कार्यकर्ताओं या संगठन की बात ही नहीं सुनते तो संगठन वोट कैसे लेकर आएगा, इसलिए वो याद दिला रहे थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। कश्यप वैद्य का वडोदरा से सवाल है, जहां राजनीति जातिवाद के नाम पर होती है वहां कोई भी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर कैसे खेलेगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता के सवाल आप सुन रहे हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये सवाल किस तरफ का इशारा दे रहे हैं? देखिए नविका जी, जनता के जो सवाल हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जाति की राजनीति करेगी वो फंसेगी। उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दे, सामाजिक समीकरण का नाम दे दे, बड़ा बढ़िया काम कर दिया, ये जाति बिठा दिया, वो जाति बिठा दिया। जब जब जाति का नेता भाजपा खोजने की कोशिश करेगी वो मुश्किल में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा इसी बात को लेकर द्वंद्व है। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो क्यों बनाए गए थे? योगी जी तो 2017 के चुनाव में सितारा प्रचारकों की सूची तक में नहीं थे। इसीलिए थे कि पूरी तरह से जातिवाद खत्म होगा। एक भगवा ओढ़े हुए आदमी है, एक मठाधीश है, लेकिन जितना अपेक्षित परिणाम होना था वो नहीं हुआ। और इस बार के चुनाव उसको और अच्छे से एक तरह से कहें कि स्थापित कर दे रहे हैं। अब बीजेपी के लिए यहां से आगे की लड़ाई है कि वो अपने हिंदुत्व को कैसे नए सिरे से परिभाषित करती है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है योगी आदित्यनाथ का महत्व क्या है, उनका मतलब क्या है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत भ्रम की स्थिति। आशुतोष जवाब दे रहे हैं। आशुतोष, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या दिक्कत है इसको सिर्फ और सिर्फ बनारस के नतीजों से डिकोड करना चाहिए। अगर वहां प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट से जीते हैं तो इसका मतलब वहां पे कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है। और बनारस के आसपास की जितनी सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से सारे चुनाव जीत रही थी, यहां तक कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी जीत रही थी, वो प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों एक कमजोर कैंडिडेट से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े और उनके इर्द गिर्द की सारी सीटें हारते हुए दिखाई पड़े? अगर आप गोरखपुर को देखिए तो गोरखपुर के पास की सारी सीटें जो आदित्यनाथ से जुड़ी हुई हैं वहां पे जीते हैं। अयोध्या में सारी सीटें लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो ये गहरे मंथन का विषय है। इसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी तनाव इतना ज्यादा है जिसकी वजह से सबोटाज किया गया है और सबोटाज हुआ है। साबोटाज की बात हो रही है। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं। समाजवादी सरकार में तो शिवपाल अखिलेश के बीच का टकराव सबको पता है, मंच पर माइक की छीना झपटी तक सबने देखी है। आज अगर बीजेपी का कोई नेता योगी जी को मंच अच्छी भाषा में सलीके से कोई सलाह भी दे रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को? जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात अब उस मोड़ पर खड़े हैं कि अगर योगी जी नहीं हटाए जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और अगर हटाए जाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये बीजेपी को तय करना उनका अंदरूनी मसला, हमें क्या दिक्कत है? हम तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडा पे कर रहे हैं कि उन्हें नुकसान झेलना है या ज़्यादा नुकसान झेलना है। ये बीजेपी को इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। ये तो वही बात हुई राकेश त्रिपाठी जी, ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी चर्चा बीजेपी के खेमे में हो रही है वो राजकुमार भाटी जी यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पे दिखा रहे हैं। लेकिन अब क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार पुरुष रहे हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो हमेशा कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। हमने 2024 के परिणामों की समीक्षा की है, हम उससे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले उपचुनावों को ठीक कैसे करें, उपचुनाव में 10 की 10 सीटें कैसे जीते। 2027 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा तो इस उत्तर प्रदेश से हम कसक को पूरा कैसे करें, हम इसकी तैयारी में जुट रहे हैं। नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये तो एक पूर्वांचल में कहावत है, नाउ नाउ कितने बार
हुजूर आगे ही आएगा। तो आप इंतजार करिए, आगे आने वाले समय में इसका परिणाम पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे के साथ हम इस समय अपने सरोकारों से जुड़े हुए अभियानों में जुड़े हुए हैं कि हम वृक्षारोपण के एक पेड़ मां के नाम हम इस अभियान के साथ लगे हुए हैं। हम आगे आने वाले समय में अपनी जिले की कार्य समिति की बैठकें करने वाले हैं। हमारे पूरे एक संगठनात्मक ढांचा तय है कि हमको क्या क्या कार्यक्रम इसके बाद करने हैं। सदस्यता अभियान करना है, आगे अपने संगठन को और मजबूत करना है। यह सही है कि अति आत्मविश्वास था, हमारी कुछ कमियां खामियां थी, जिसके कारण से आज राजकुमार भाटी जी को इतना मुस्कुराने का अवसर मिल गया है। लेकिन ये आपकी मुस्कुराहट लंबे समय तक चलेगी नहीं। ये मुस्कुराहट बहुत जल्दी आपके चेहरे से हम फिर छीन लेंगे। अरे भैया, क्यों किसी की मुस्कुराहटें छीन रहे हैं? मुस्कुराहटें तो और बांटनी चाहिए, दुनिया को खुश बनाना चाहिए। मुस्कुराहटें छीनने से थोड़ी कोई हमारा देश या हमारा विश्व कोई बेटर बनेगा।